नमस्कार साथियों। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं लेक्चर, जो है हमारा पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन। इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने देखा, छोटा सा टॉपिक था। तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में खत्म करें, क्योंकि अगर ब्रेक हो जाएगा तो फिर ये जो है कंटिन्यूटी ब्रेक कर जाएगी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है। तो एक तरफ हम लिखेंगे पॉइंट फंक्शन, एक तरफ लिखेंगे पाथ फंक्शन, ठीक है। इधर हमने लिखा पॉइंट फंक्शन, और इधर लिखा हमने पाथ फंक्शन, ठीक है। पॉइंट फंक्शन, देखिए नाम से ही लग रहा है कि ऐसा फंक्शन जो पाथ के ऊपर निर्भर न करता हो। तो पॉइंट वाइज हम लोग लिखेंगे इसमें, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। तो ये क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन पाथ, इट इज डिनोटेड बाय, मतलब किससे हम डिनोट करेंगे इसको, पॉइंट फंक्शन को किससे डिनोट करेंगे और पाथ फंक्शन को किससे डिनोट करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय डी, मतलब कि अगर जैसे डी एक्स, डी वी, डी पी, डी यू, अगर वो लिखा है तो डी के साथ कोई प्रॉपर्टी लिखा है तो वो कहलाएगा पॉइंट फंक्शन। और ये क्या होगा, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, या अगर डी लिखना है तो हम डी लिख करके ऊपर हल्का सा काट देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पाथ फंक्शन के। अब अगर ये डी लिखा है जिसका मतलब कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, देखिए एक होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक होता है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। पार्शियल मतलब कि डेल्टा के रूप में, और एग्जैक्ट मतलब डी के रूप में। इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन और इट इज पार्शियली डिफरेंशिएट, इट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन अगर यहाँ पर मान लीजिए हमने कहा कि कोई फंक्शन y बराबर एम एक्स है, इसका अगर अवकलन करना हो तो एग्जैक्ट टाइप का और यहाँ पार्शियल टाइप का। यहाँ मतलब कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, एम आएगा। यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ठीक। तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यहाँ डेल के रूप में, यहाँ डी के रूप में। ये एग्जैक्ट कहलाएगा, ये पार्शियल कहलाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे लिखे रहिए, डी वाई बाई डी एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स, ठीक है। जो पॉइंट फंक्शन होता है वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी भी होता है। इट इज ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने कल पढ़ा था, दो प्रकार की होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर इट इज नॉट ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, यह थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं होगा, कौन, पाथ फंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी,
एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा। ठीक है, और यहां पर क्या क्या एग्जांपल होगा, हीट, वर्क, एंट्रोपी, जनरेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए एंट्रोपी शब्द आया है। एंट्रोपी एक फुल चैप्टर है, एंट्रोपी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। फर्स्ट जब सेकेंड लैब पढ़ेंगे तब वहाँ पर एंट्रोपी आएगा। तो प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, यहाँ पर हीट, वर्क एंड एंट्रोपी जनरेशन। एंट्रोपी जनरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्रोपी जनरेशन एक पाथ फंक्शन है। ठीक है, तो ये रहा आपका डिफिनीशन के तौर पर हम लोगों ने पॉइंट वाइज लिख ली है, पॉइंट फंक्शन के बारे में और पाथ फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। मान लीजिए हमने कहा कि प्रेशर यहाँ पर लिखा है, प्रेशर कैसा फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है। वॉल्यूम कैसा फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, या इसको एक नाम से और जाना जाता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब ये होता है कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। उसके बीच में जो प्रोसेस है, जो पाथ है, उसको पाथ के ऊपर कोई निर्भर नहीं करेगा। ये जो प्रॉपर्टी होगी वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगी, इसलिए इसको स्टेट फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट वाइज हम लोग देखा, एग्जाम्पल हम लोग अब लिखेंगे। प्रेशर इज ए पॉइंट फंक्शन प्रूव करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर इज ए पॉइंट फंक्शन। प्रेशर इज ए पॉइंट फंक्शन। ठीक है, प्रेशर इज ए पॉइंट फंक्शन। प्रेशर इज ए पॉइंट फंक्शन। तो एक डायग्राम बनाते हैं। हमने y एक्सिस पर प्रेशर लिखा P और x एक्सिस पर वॉल्यूम लिखा V। तो एक यहाँ पर हमने अभी मान लेते हैं कि साइकिल क्या होता है, साइकिल की डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक साइकिल बनी हुई है जो 1A to B से होते हुए फिर पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हुआ, एक ही हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ अगर मिलाएंगे तो हमको यहाँ मिलेगा प्रेशर एक्सिस पर P1, और यहाँ मिलाएंगे तो P2, यहाँ मिलाएंगे तो V1, और यहाँ मिलाएंगे तो V2। ठीक है, ये इधर प्रेशर एक्सिस पर P1 और वॉल्यूम एक्सिस पर V मिलेगा। ठीक है, तो एक साइकिल बनी हुई है। साइकिल की डिफिनीशन अभी हम लोग देखते हैं कि साइकिल की डिफिनीशन क्या होती है। आप जान लीजिए कि जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो वो एक साइकिल कहा जाता है। अब उसमें कितने भी प्रोसेस हो सकते हैं। यहाँ पर कितने प्रोसेस है, दो प्रोसेस है, 1A2 और 2B1। ये दो प्रोसेस मिलकर के एक साइकिल बना रहे हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है प्रेशर इज ए पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो मान लीजिए हमने कहा डेल्टा, या अगर अभी नहीं मालूम है कि डेल्टा हमारा ये प्रेशर पॉइंट फंक्शन है तो डेल्टा लिखते हैं। डेल्टा PA अगर निकालेंगे, मतलब कि जो हमारा पाथ ए है उसके दौरान डेल्टा P अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, डेल्टा P निकालेंगे तो आप देखिए कितना आएगा, ये वैल्यू निकालना है। कुल मिला करके ये इतनी क्वांटिटी निकालना है। ठीक है, ये वैल्यू निकाले चाहे ये वैल्यू निकाले, एक ही बात है। तो टोटल प्रेशर आप देखिए ये क्या है, P1 और ये P2। तो इतने में से ये P2 निकाल देंगे। अगर और अच्छे समझना है तो यहाँ से देखिए, ये P2 है और ये हमारा क्या है, P1 है।
ठीक है, पूरे में से इतना निकाले तो क्या बचेगा, P1 माइनस P2, ये इक्वेशन 1 हुआ। इसी प्रकार अगर डेल्टा पी भी निकालेंगे तो क्या आएगा, जो अब हमारा जो प्रोसेस है, जब बी से होकर के हम टू से चल करके बी से होते हुए कहाँ पहुंच रहे हैं, एक पर, तो उस दौरान हम लोगों ने प्रेशर डिफरेंस निकाला, कितना आया, डेल्टा पी बी। तो डेल्टा पी बी हमारा कितना आएगा, उसमें भी वही बात आएगी कि P1 में से P2 निकाल देंगे तो जो इतना प्रेशर बचेगा, यही प्रेशर दोनों में आएगा। तो P1 माइनस P2 इक्वेशन 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो हमको क्या निकल के आ रहा है कि डेल्टा पी ए बराबर डेल्टा पी बी। ठीक, इन दोनों समीकरण से हमारा निष्कर्ष ये निकल के आया कि चाहे पाथ ए हो चाहे बी हो, उस दौरान जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब कि चाहे जो भी रास्ते हो, प्रेशर क्या है, सेम। पाथ अलग अलग है लेकिन प्रेशर सेम है। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा था जनरल डेल्टा, इसका मतलब हम लोग इसे लिख सकते हैं, इसको डी पी ए बराबर डी पी बी। क्यों लिख दिया, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पॉइंट फंक्शन होगा उसको हम लोग डी से डिनोट करेंगे और जो पाथ फंक्शन होगा उसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करेंगे। तो ये रहा प्रेशर ये पॉइंट फंक्शन, तो यही हम लोग अप्रूव कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर ये हम लोग इस एक्सिस पर देखें कि ये कितना आ रहा है, P1 माइनस P2, तो ये कितना आएगा, V2 माइनस V1, ये टोटल वैल्यू में से इतना निकाल लेते, ये एरिया आ जाएगा। तो अब यही साथ है, हम लोग प्रूव कर लेते हैं, इसे नीचे लिख लेते हैं, डेल्टा वी ए के दौरान, प्रोसेस ए के दौरान पाथ ए में डेल्टा वी का कितना आएगा, V2 माइनस V1। इसी प्रकार डेल्टा वी कितना आएगा, V2 माइनस V1 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए ये एरिया तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे ए हो चाहे बी हो। ये भी समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो यहाँ पर भी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 के जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, डेल्टा वी ए इक्वल टू डेल्टा वी बी। तो अभी हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल लिखा था कि प्रेशर वॉल्यूम हमारा कैसे फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए प्रूफ हो गया, चाहे पाथ ए और बी अलग अलग पाथ है, दोनों का एरिया अलग अलग होगा, लेकिन प्रेशर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, वॉल्यूम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब प्रेशर एक पॉइंट फंक्शन, वॉल्यूम एक पॉइंट फंक्शन। ऐसे हम लोग प्रूव करेंगे आगे। एनर्जी कैसा है, पॉइंट फंक्शन, एंथैल्पी कैसा है, पॉइंट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी एक पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो ये रहा कुछ एग्जांपल हमने अभी देखा पॉइंट फंक्शन का। तो हेडिंग आगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। देखिए थोड़ा तेज पढ़ते हैं क्योंकि ये जो लेक्चर ये लगभग 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, तो थोड़ा बोर हो जाएंगे। जहाँ कंफ्यूजन हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, रेडी डालिए, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, डिफिनेशन लिख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कहते किसको हम, दोज प्रॉपर्टीज whose value depends on initial state and final state। those value whose those property whose value depends on initial and final state, मतलब कि वो प्रॉपर्टी जिसका मान किसके ऊपर निर्भर कर रहा है,
इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर निर्भर कर रहा है, और एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन path and does not depends on path followed during the processes। कहने का मतलब ये है वह प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर निर्भर करे। अब उस इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में जो भी हमारा पाथ है उसके ऊपर उससे कोई मतलब नहीं, उसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा, वो कहलाता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कि हम लोग अभी पढ़े हैं। अगर जो केवल स्टेट फंक्शन होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर निर्भर करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट फंक्शन कहते हैं। मतलब ये भी एक क्या है? पॉइंट फंक्शन, थर्मोडायनेमिक। तो यहाँ पर नोट में डाल के हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने कहा, हमने एक साइकिल बना लिया यहाँ पर, 1.1 है, 1.2 है। अब यहाँ इसके बीच में कितने प्रोसेस हैं? 2 प्रोसेस हैं। ठीक है, इसके बीच में 2 प्रोसेस हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर निर्भर करेगा, बीच में जो प्रोसेस है उससे कोई मतलब नहीं है, वो कहलाता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नोट में डाल के क्या लिखेंगे हम लोग? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी is a पॉइंट फंक्शन। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इज ए पॉइंट फंक्शन। ठीक है, देखिए हो सकता है तेज पढ़ा रहे हो, तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आप लोग को? अगर समस्या आ रही है तो आप बिल्कुल बताइए। थोड़ा सा जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये हम चाहते हैं कि इस लेक्चर को 40 से 45 मिनट के बीच में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टिपिकल कोई चीज़ इसमें है नहीं। अगर आपको लगता है तो हम थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे। तो कुल मिला के डिफिनीशन मैंने लिखा है, यहाँ पर नोट में डाल के लिखे, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इज ए पॉइंट फंक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस पे स्टाइल लगा लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो कंफ्यूजन होता है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल यहाँ से बनता नहीं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑलवेज टफ होता है, किससे? न्यूमेरिकल क्वेश्चन से, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये रहा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अब यहीं पर हेडिंग डालिए साइकिल। अब साइकिल जो हम लोग चलाते हैं उसकी साइकिल बात नहीं हो रही है यहाँ पर। साइकिल मतलब किसी एक साइक्लिक प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ पर। जो एक प्रोसेस, 1 2 3 प्रोसेस मिल करके जो एक साइकिल कंप्लीट कर, साइक्लिक प्रोसेस, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड final point, when initial points and final points are same and it covers some area is known as साइकिल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो और उस दौरान कुछ एरिया कवर हो कर रहा हो, कुछ एरिया घेर रहा हो। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा ये प्रोसेस 1 से 2 गया, अगर ये 2 से 1 पर ही आ जाए, वापस आ जाए, 1 से 2 पे गया, फिर 2 से 1 पे आ जाए, तो इनिशियल पॉइंट जहां से चला था वहीं पर फिर आ गया, तो क्या ये साइकिल होगा? साइकिल नहीं होगा। क्यों? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये है, मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ से कोई एक प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, ऐसे होते हुए यहाँ आया, फिर यहाँ से होते हुए फिर से यहाँ पर पहुँच गया, तो ये इनिशियल पॉइंट, ये 1 से चला, 2 पे आया, 2 से फिर पहुँच गया कहाँ पर?
1 पर, मतलब कि इनिशियल पॉइंट जहां से चला था और जहां पर ये खत्म हो रहा है दोनों एक ही पॉइंट पर है, ये कहलाएगा साइकिल। और इस दौरान देखिए कुछ एरिया ये कवर कर रहा है तो इसको कहेंगे साइकिल। ठीक है, अब इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कम से कम कितने प्रोसेस की जरूरत पड़ रही है? 2 प्रोसेस, नाम दे दिया हमने ए और बी, 1A2 और 2B1। तो नोट में डाल के हम लोग लिखेंगे किसी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 2 प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। देयर इज मिनिमम 2 process are required to complete a cycle। मतलब कम से कम 2 प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी किसी एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इसको लिख लेंगे आप लोग, कोई इसमें जरूरत मतलब परेशान नहीं कि मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। तो मेरा कहने की है कि किसी अगर एक साइकिल कंप्लीट करना है तो कम से कम कितने प्रोसेस की जरूरत पड़ती है? 2। कौन कौन सी यहाँ पर प्रोसेस कौन कौन सा है? 1A2 एक प्रोसेस, और दूसरा क्या है 2B1 ये एक प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक साइकिल। तो कम से कम इतने प्रोसेस की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा कोई भी प्रोसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका साइकिल की डिफिनीशन। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा हम लोग ये पॉइंट फंक्शन को, पाथ फंक्शन को इंटीग्रल के रूप में लिखने का वो करेंगे। ये हम लोग जानते हैं ये किसका है, इंटीग्रल का साइन है। हमने लिखा 0.1 और 0.2 और यहाँ लिख दिया dv। इसका मतलब क्या है? ये इंटीग्रेशन ऑफ v है, मतलब v का इंटीग्रेशन किया गया है तो ये आएगा यहाँ से v2 माइनस v1। ठीक है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अगर अब ये जैसे ही हमने इस पे सिंबल लगा दिया, ये था इंटीग्रल, ये क्या है? साइक्लिक इंटीग्रल। अब साइक्लिक नाम आ गया, मतलब कि अगर हमने कहा कि यहाँ से शुरू किए और ये ऐसे हम लोग आकर के यहाँ पे खत्म कर दिए तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गया? एक ही हो गया, वो साइक्लिक हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लिखें dv तो बताइए क्या आएगा? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, मतलब v2 माइनस v1। कहने का मतलब ये है कि ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो तो क्या आ जाएगा? वैल्यू 0 आएगा। और ठीक है, ये 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ से एकदम क्लियर है। तो जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर निर्भर करे उसको हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि, और जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होता है वही पॉइंट फंक्शन होता है। तो मतलब अगर साइक्लिक इंटीग्रल d पॉइंट फंक्शन होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 के बराबर आएगा। या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ये किसके बराबर आएगा? 0 बराबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की बात की जा रही है बस। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर जो निर्भर करे वही पॉइंट फंक्शन होता है, वही थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होती है। तो इसका साइक्लिक इंटीग्रल क्या आएगा? 0। और इसका साइक्लिक इंटीग्रल क्या आएगा? 0। ठीक है, तो ये रहा कुछ पॉइंट जो हम लोग इसका एप्लीकेशन आगे करेंगे। तो अब हेडिंग डालिए, वर्क इज ए पाथ फंक्शन। हमने हेडिंग डाला था, पाथ फंक्शन में एग्जांपल लिखा कि हीट वर्क। ठीक है, हीट वर्क एंट्रोपी जनरेशन कैसा फंक्शन है? पाथ फंक्शन। तो प्रूव करते हैं कि वर्क एक पाथ फंक्शन है। हीट भी प्रूव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा सा देख करके आइडिया लग जाएगा हमने वर्क क्यों लिया भी आपको समझ में आ जाएगा। वर्क इज ए
पार्ट फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप स्टार यहाँ लगाइए, 5 स्टार लगाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो हम लोग कुछ कैलकुलेट करेंगे ये रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। वर्क इज ए पाथ फंक्शन। ये हमने लिया पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम में 2 एक्सिस, एक वॉल्यूम एक्सिस, एक प्रेशर एक्सिस। कुछ ऐसा करो बना दिया, ठीक है। अब जब हम एरिया जो ले रहे हैं वो वॉल्यूम एक्सिस पर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये इतना पार्ट कर्व आ रहा है, इतना कर्व पार्ट आ रहा है, इतना कम होता है कि इस पार्ट को निगलेक्ट कर दिया जाता है। जो हल्का सा कर्व आ रहा है, ये तिरछा पार्ट, इसको निगलेक्ट करके हम लोग इसको पूरा यही वैल्यू कंसीडर करते हैं। ये वैल्यू कंसीडर करने का मतलब ये है कि ये प्रेशर हो गया P, और ये जो एलिमेंट माना गया है ये बहुत स्मॉल एलिमेंट, तो स्मॉल वैल्यूम होगा उसका dV। अगर इस एलिमेंट को बाहर कर ले, जो इतना पार्ट निकालने के बाद, ये इतना पार्ट हटा देने के बाद अगर इसको हम यहाँ पर बाहर करें, तो ये आएगा, क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। ये है P और ये है dV, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल का एरिया, एक बहुत स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल रेक्टेंगुलर एलिमेंट, ठीक है। तो इसका ये dV है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है हमको। तो एरिया जो आएगा वो क्या आएगा, स्मॉल आएगा कि लार्ज आएगा, स्मॉल। तो DA, तो इस रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई उड़े चौड़ाई। तो लंबाई ये हो गया P, चौड़ाई dV, ठीक है। अगर ये हमने एलिमेंट लिया, स्मॉल एलिमेंट, अगर पूरा एरिया कैलकुलेट करना, ये जो कर्व है इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो DA बराबर P इंटू dV। तो यहां से एरिया आ जाएगा P इंटू dV। लिमिट लगा देंगे 1 से 2, अभी लगाते नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, इस कर्व का एरिया आ गया P इंटू dV, ठीक है। और हम लोग इसके पहले पढ़े थे, हमने इसको कहा कौन सा है, समीकरण 1, वर्क डन इन ए क्लोज सिस्टम, ठीक है। अभी हम लोगों ने निकाला नहीं है, लेकिन जब सिस्टम पढ़े थे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, तो वहां पर देखे थे कि वर्क डन क्लोज सिस्टम में कितना आता था, P इंटू dV, समीकरण 2, ठीक है। यहाँ पर बस कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। समीकरण 1 और 2 को तुलना करिए आप, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, या दोनों को कंपेयर किया जाए, तो एरिया किसके बराबर आता है, वर्क डन के। किस डायग्राम का, पीवी डायग्राम पर जो एरिया आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, वर्क डन के, ठीक है। अगर इसका मतलब पीवी डायग्राम पर जो भी हम कैलकुलेट करेंगे वो हमको क्या मिल जाएगा, अगर एरिया कैलकुलेट कर लिए तो वर्क डन मिल जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं, नोट बना कर लिखते हैं कुछ। एरिया ऑन पीवी डायग्राम, एरिया ऑन पीवी डायग्राम ऑलवेज इक्वल टू, is always equal to
वर्क डन। अब वो ओपन सिस्टम भी हो सकता है, क्लोज सिस्टम भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन हम लोग देखते हैं कि एक कंडीशन में वर्क डन ओपन सिस्टम वर्क डन आएगा, एक में क्लोज सिस्टम वर्क डन आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां पर हम जो एरिया निकाल रहे हैं किस एक्सिस पर निकाल रहे हैं, पीवी डायग्राम है, लेकिन किस एक्सिस पर, वॉल्यूम एक्सिस पर बात कर रहे हैं। वॉल्यूम एक्सिस पर एरिया कितना आया, पी इंटू डी बी, और यही किसके बराबर है, क्लोज सिस्टम वर्क। मतलब कि अगर पीवी डायग्राम हो, वॉल्यूम एक्सिस पर जो एरिया निकालेंगे वो किसके वर्क डन के बराबर आएगा, क्लोज सिस्टम के वर्क डन के बराबर आएगा। अब इसी ग्राफ को है, पीवी डायग्राम ही है, बस हम अब ये जो एरिया कंसीडर कर रहे हैं वो कहाँ पर, प्रेशर एक्सिस पर। ठीक है, ये आपका हो गया dp, और ये कितना हो जाएगा v, तो dA कितना आ जाएगा, v इंटू डी पी, इंटीग्रेट करेंगे आप इसका, एरिया आ गया कितना, v इंटू डी पी। ठीक है, और ये v इंटू डी पी क्या है, इसको मिटा देंगे, हाँ ओपन सिस्टम वर्क। देखिए यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे, मैग्नीट्यूड की बात किया जा रहा है। ओपन सिस्टम वर्क W ओपन होता कितना है, माइनस वी इंटू डी पी। तो ये क्या है, ये सिंबल है कि सिस्टम के ऊपर क्या किया जा रहा है, सिस्टम के द्वारा। तो वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो नोटेशन है हमको तो अभी केवल मतलब किससे है, मैग्नीट्यूड से, क्योंकि एरिया जो है वो निगेटिव तो हो नहीं सकता। तो मैग्नीट्यूड हम देखें, मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, वी इंटू डी पी है। तो जो एरिया होगा ए होगा वो किसके बराबर होगा, W ओपन, और वैल्यू किसके बराबर होगी, V इंटू डी पी के। तो वैल्यू पीवी डायग्राम हो, वॉल्यूम एक्सिस हो, वो सॉरी, अब देखिए अभी उन लोगों ने देखा था उसके लिए, अब पीवी डायग्राम है प्रेशर एक्सिस पर। तो प्रेशर एक्सिस पर जो एरिया आएगा वो किसके बराबर होगा, W ओपन के, और वैल्यू कितनी होगी, V इंटू डी पी। ये हमको मिल गया प्रेशर एक्सिस पर एरिया V पीवी डायग्राम का। ठीक है, तो दोनों जो एरिया आ रहा है वो किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया कि ये क्या क्या पीवी डायग्राम पर क्या क्या वैल्यू आ रहे हैं जो एरिया निकालना है। तो अब एक बनाते हैं, एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो पता चल जाएगा कि वर्क हमारा कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है कि पॉइंट फंक्शन है। तो अभी इसलिए समझाया कि जो एरिया निकालेंगे वही वर्क डन होगा। ठीक है, हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन पता चल जाएगा। एक से दो, देखिए एक से दो, ये स्टेट है, एक से दो आने के कई कितने रास्ते हैं, A B C, 3 रास्ते हैं। तो अब आप बताइए, अगर हम एरिया देखें तो सबसे ज्यादा कौन सा एरिया कवर करेगा, 1C2 ये कवर करेगा, उसके बाद 1B2 1A2। तो सबसे एरिया किसका अधिक होगा, AC ग्रेटर देन किससे, AB से, और किससे, A से। मतलब सबसे कम एरिया किसका होगा, इसका होगा, उससे ज्यादा इसका होगा, उससे ज्यादा सी वाले का होगा। तो सबसे ज्यादा एरिया इसका, तो जिसका एरिया ज्यादा उसका वर्क डन ज्यादा। क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया पीवी डायग्राम पर जो भी क्षेत्रफल कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसके बराबर आता है, वर्क डन के। तो एरिया ज्यादा तो वर्क डन ज्यादा। मतलब कहने का कि WC ग्रेटर देन WB ग्रेटर देन WA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आप बताइए, तीनों पाथ अलग अलग हैं और वर्क एरिया अलग अलग आ रहा है, वर्क डन भी अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब प्रत्येक पाथ के लिए वर्क डन का मान अलग होगा।
इसलिए वर्क डन एक कैसा फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन की पाथ फंक्शन, पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है इसलिए पाथ फंक्शन। तो वर्क इज ए पाथ फंक्शन। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे हीट, हीट भी हमारा क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, उसको भी प्रूव कर लेंगे, आगे देखेंगे, टाइम अगर मिलता है तो हम लोग प्रूव कर लें, बाकी कोई जरूरत नहीं है, आप याद रखेंगे तब भी काम हो जाएगा। हीट इज ए पाथ फंक्शन। ठीक है, तो ये रहा आपका पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन से रिलेटेड। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो शुरुआती चैप्टर जितने हैं इसके बाद स्टार्ट होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसी में हम लोग पढ़ेंगे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ना था, उसी में पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, हो सकता है हम लोग हाइड्रोलिक स्टार्ट करें, फ्लूइड मैकेनिक्स, तो उसके भी कुछ बेसिक पॉइंट आते हैं, कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, गुड नाइट।